हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। उसके बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं और यकीन मानकर चलिए कि आप अगर इन बेसिक चीज़ों को जान गए तो जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो तो आप कर ही लोगे, साथ में जो न्यूमेरिकल आते हैं उनको भी आप अच्छे से लगाने में सक्षम होगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर जो कि मैंने बताया है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसकी भूमिका पता होना चाहिए कि होता क्या है, ये एक्चुअली ऐसे कैसे होता है। तो जो प्रकाश है, इसको मैं पूछूं कि आपसे ये प्रकाश क्या है, तो आप कहेंगे कि प्रकाश भैया एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, तो आपने देखा होगा कि इससे हम लोग प्रकाश से क्या बनाते हैं भाई, खाना बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, हमारे पास होता है सोलर कुकर। तो ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिससे क्या होता है, ऊर्जा आती है। किससे क्या आता है, ऊर्जा। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। अब कहोगे सर हम कैसे वस्तुओं को देखते हैं, तो आइए इसके विषय में हम एक जानकारी लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने दो रूम बना दिए, ये मैंने पहला रूम बनाया और ये मैंने दूसरा रूम बनाया। अब मैं करूँगा क्या, इस रूम के अंतर्गत जो ये फर्स्ट वाला केस है, इस रूम में मैंने बाहर एक बल्ब को जला दिया है। बाहर बल्ब जल रहा है और इस रूम के अंदर कोई एक वस्तु यानी ऑब्जेक्ट रखी हुई है। और ये जो सेकंड वाला केस है, इस केस में मैंने रूम के अंदर बल्ब को जला दिया है और इसके अंदर वही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। दो डिफरेंट डिफरेंट केस लेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। मैंने कहा यार आप खड़ा होना है और दोनों कमरों में तो रूम के बाहर जल रहा है। तो रूम के बाहर की चीज को देखते हैं तो विजिबल होंगे, हम देख सकते हैं। बट अंदर जो रूम के अंदर लाइट ही नहीं है। उसमें तो सेकंड केस पे आता है, तो सेकंड केस में रूम के अंदर लाइट है। रूम के अंदर लाइट है, जब आप बाहर से देखोगे तो अंदर की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दिखेंगी कि कहाँ पर वो वस्तु है, कहाँ पर मेज है, या जो भी आपकी बुक वगैरह जो जहाँ रखा है वो आपको क्लियर दिखेगा। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देखने का काम करते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको ये बता दिया है। अब प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, अपवर्तन कैसे होगा, इसको जरा ध्यान से समझिए। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। जो प्रकाश का वेग होता है, ये बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है कि जो प्रकाश का वेग है, वेग का मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट वो कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, अगर आप 3 के पीछे 8 जीरो लगा दो, जैसे मैंने यहाँ पर 3 के पीछे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 3 के बाद इतने जीरो लगा दिए हैं। और मीटर प्रति सेकंड का मतलब है एक सेकंड में जो प्रकाश है वो लगभग इतने मीटर चलेगा। अब अगर आप इसको किलोमीटर में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी जो प्रकाश है वो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक गमन कर सकता है। आपको पता है कि जो हमारा सन है वहाँ से जो पृथ्वी तक लाइट आने में टाइम लगता है वो अप्रोक्स 8.5 मिनट लगता है। तो इस हिसाब से आप पृथ्वी से जो प्रकाश जहाँ से आता है सन तक की डिस्टेंस को भी लगभग कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब प्रकाश का जो वेग है वो सर्वाधिक किसमें होगा, यानी प्रकाश का जो वेग है सबसे ज़्यादा किसमें होगा, प्रकाश की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा किसमें होगा। तो याद रखना कि जो वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब होता है
तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो वैक्यूम में जो प्रकाश की चाल है वो मैक्सिमम होती है। लेकिन मैं आपसे पूछ लूँ कि प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है, मिनिमम किस में होता है? तो मिनिमम होता है ग्लास में, यानी कि कांच में। जो कांच है उसमें प्रकाश का वेग सबसे कम होगा, और जो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा की बात करेगा तो वह टिक कर देंगे, यानी कि हम निर्वात टिक कर देंगे। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है, प्रकाश किस तरीके से हमारा निकलेगा तो हमारा इमेज बनेगा। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले। प्रकाश का परावर्तन क्या है? देखो, परावर्तन को अगर आप संधि विच्छेद इसका करोगे परावर्तन का, तो इसका मतलब होता है परिवर्तित हो जाना, बदल जाना, या अपने मार्ग से विचलित हो जाना। बट याद रखना, विचलित होने के बाद माध्यम नहीं बदलेगा। जैसे अगर मैं प्रकाश के परावर्तन की बात करता हूँ तो परावर्तन क्या होता है? परावर्तन एक ऐसी घटना होती है कि जब प्रकाश की किरण, अगर मैं आपसे कहूँ कि जब प्रकाश की किरण यानी कि रे ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण किसी समतल या किसी, मैं कह दूँ कोई चिकनी परत पर, किसी चिकनी परत पर पड़ती है। जैसे चिकनी परत क्या हो गई, बोर्ड हमारा ये जो व्हाइट बोर्ड है, दिस इज चिकनी परत। तो इस चिकनी परत पे जब भी कभी प्रकाश की लाइट पड़ेगी तो वो क्या होगी, उसी माध्यम में वापस चली जाएगी, यानी कि माध्यम नहीं बदलेगा, उसी माध्यम में वापस। अब ये सर वापस कैसे जाएगी, तो जरा ध्यान से समझिए। जैसे मैंने आपके सामने ये कह दिया कि मान कर चलते हैं ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक चिकनी परत है। अब चिकनी परत बनाने के लिए मैंने इसके पीछे क्या लगा दिया है, कोई एक मतलब कि ऐसे लगाया है जैसे एल्युमिनियम की फॉइल हो सकती है, सिल्वर हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, कुछ भी कि पारदर्शी ना रहे, इसके आर पार प्रकाश ना जाए, एक तरफ अपारदर्शी बनाना ही पड़ेगा। तो ये एक चिकनी परत हो गई है। अब इस चिकनी परत पे हम मान लेते हैं कि यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी। अब जैसे ही प्रकाश की किरण आएगी तो ये यहाँ पर चिकनी परत पे टकराएगी, क्योंकि दूसरी तरफ निकल नहीं सकती है। क्यों नहीं निकल सकती भैया? क्योंकि दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, दूसरी तरफ एल्युमिनियम की परत लगी हुई है। तो ये क्या करेगा, ये इस तरफ को बेंड हो जाएगा, इस तरफ को लौट जाएगा। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी लाइट का बैक हो जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब भैया जो ये रे आ रही है, ये जो किरण कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, या जो भी ऑब्जेक्ट जो लाइट दे रहा है ये जहाँ से आ रही है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित का से मतलब क्या हो जाएगा, आ मतलब आने वाली, किरण जो होगी उसको आपतित किरण बोलेंगे। जैसे ये किरण आएगी और चिकनी परत पे टकराएगी तो वहां से बाउंसिंग बैक वापस चली जाएगी, तो इस वापस जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण बोलेंगे, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है भैया, ये आ रही है आपतित किरण, ये जा रही है ये परावर्तित किरण। अब आने जाने का जो बिंदु है, यानी ये आ गई ये वाला बिंदु, ये जा गई ये वाला बिंदु, इन दोनों के बिंदु पर एक ही बिंदु है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, ऐसे करके एक सीधी लाइन ड्रॉ होती है। इस लाइन को बोलते हैं मेरे दोस्त अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। ये अभिलंब हो गया, और ये पूरा कोण 90 अंश होगा। अगर इस पूरे कोण की बात मान लें तो ये 90 अंश होगा, और इस पूरे कोण की बात करें तो ये भी कितना होगा, 90 अंश होगा। ये लाइट आ रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है भैया, इंसिडेंट, आने वाली रे, इंसिडेंट रे। ये जा रही है तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये जा रही ना तो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ से सवाल क्या बनता है, यहाँ से सवाल ये बनता है कि आपको एक एंगल दे देगा, सुनना ध्यान से, आपको एक एंगल दे देगा और आपसे कहेगा कि दूसरा एंगल, ये वाला एंगल बताओ। आपको ये एंगल दे देगा, आपसे कहेगा ये एंगल बनाओ। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं? परावर्तन का पहला नियम क्या होता है, अभी लिखवाऊंगा लेकिन अभी समझिए। परावर्तन के दो नियम में पहला नियम क्या होता है,
आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। भाई आपतित किरण ये हो गई परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कहने का मतलब क्या है, तीनों ऊपर हैं तो ऊपर ही रहेंगे, नीचे हैं तो नीचे ही रहेंगे, राइट है तो राइट और लेफ्ट है तो लेफ्ट। कहने का मतलब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा सकते हैं, इनका माध्यम नहीं बदल सकता है और इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी परत पे पड़ती है तो वो उसी माध्यम में वापस चली जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अभी को बात समझ में आई है। पहला नियम क्या होता है सर, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और परिवर्तित किरण यानी आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। दूसरा नियम क्या होता है दोस्तों, देखना दूसरा नियम, ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ये हो गया आपतन कोण जिसको लिखते हैं एंगल आई। आई का मतलब इंसिडेंट एंगल, आई का मतलब क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल। और ये जो आपको बना है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण या हम इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट होने के बाद एंगल क्या बनता है, दैट इज आर, बिकॉज ये रिफ्लेक्टेड रे से बन रहा है और ये इंसिडेंट रे से बन रहा है इसीलिए इसको आई से लिखते हैं, ये रिफ्लेक्टेड से बन रहा है इसीलिए इसको आर से लिखते हैं। अब जो परावर्तन के नियम होते हैं दोस्तों वो दो होते हैं, जरा देख लेना कौन कौन से नियम होते हैं परावर्तन के नियम। अब परावर्तन के कितने नियम होते हैं सर, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण। आपतन या आपतित किरण लिख सकते हैं, आपतित किरण हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब। ये तीनों कहाँ स्थित होंगे, ये तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। आप देख भी सकते हो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। दूसरा नियम इसका क्या कहता है कि एंगल आई बराबर होगा मेरे दोस्त एंगल आर के। कहने का मतलब क्या है, आपतन कोण विल बी इक्वल परावर्तन कोण, यानी ये जो आपतन कोण है इस परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होगा। याद रखना, अगर मैं कह दूं किसी भी प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण अगर 45 डिग्री है तो बताइए परावर्तन कोण कितना होगा। तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं जिसमें आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो अगर आपतन कोण 45 है तो परावर्तन कोण भी कितना होएगा, आप कहोगे सर वो भी 45 होगा। अगर एंगल आई एंगल आर आपको नहीं याद करोगे तो आपको आगे सिनल्स लॉ बताएंगे जो कि कहता है साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक, जिसको म्यू लिखते हैं। तो आगे बताएंगे ना जब अपवर्तन आएगा। अभी प्रकाश का परावर्तन आपको क्या क्लियर हो गई, प्रकाश का परावर्तन की सारी चीजें, इतनी बात क्लियर हो गई है। अब आप कहोगे सर क्या प्रकाश हमेशा चिकनी सतह पर ही पड़ेगा, प्रकाश तो हिमालय पर भी पड़ता है, प्रकाश तो नदियों पर भी पड़ता है, यानी सब कहीं प्रकाश पड़ता है। तो बेटा प्रकाश भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं तो जरा ध्यान से समझना, प्रकाश कौन कौन से दो प्रकार के होंगे। तो जो प्रकाश है एक होगा आपका नियमित परावर्तन और एक होगा आपका अनियमित परावर्तन। यानी जब प्रकाश से परावर्तन होती है परावर्तन दो प्रकार के होंगे, एक नियमित हो जाएगा और एक अनियमित हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा कि परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए कि परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से सर, एक होगा नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और एक होगा अनियमित परावर्तन। अनियमित, अनियमित का मतलब क्या होता है, अभी जरा ध्यान से समझिए कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ेगा तो उसको बोलेंगे नियमित परावर्तन। जैसे समझिए ये व्हाइट बोर्ड है,
ये चिकनी सतह है, अगर मैं इसके ऊपर प्रकाश मारूंगा तो प्रकाश क्या करेगा, यूं आएगा और यूं निकल जाएगा। यानी जिस एंगल से आएगा बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जिस एंगल से जाएगा बोले तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। वो कहाँ केस होगा, नियमित परावर्तन में। नियमित परावर्तन क्या होगा कि जब प्रकाश किस पर पड़ेगा, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ेगा, किस पर पड़ेगा दोस्त, चिकनी सतह पर पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे नियमित परावर्तन। जैसे ये मैंने आपके सामने एक चिकनी सतह बना दी है, एक तरफ मैंने क्या किया है, एल्युमिनियम की या चांदी की, जो भी समझ लीजिए आप, मैंने एक परत लगा दी है। अब ये आया और ये गया, अब जिस भी एंगल से आएगा दोस्तों उसी एंगल से जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रकाश का नियमित परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ती है उसको नियमित बोलते हैं। लेकिन अनियमित क्या है, जस्ट अपोजिट कर दो, मैंने आपके सामने कोई खुरदरी परत बना दी, ऐसे करते करते खुरदरी परत, लेकिन पॉलिश लगी है एक तरफ, डोंट माइंड, पॉलिश लगी हुई है। अब क्या होगा कि इसके ऊपर मैं जैसे ही प्रकाश मारूंगा, अब जब प्रकाश आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी रेज में चला जाएगा। ये इधर भी वापस आएगा, इधर भी वापस आएगा, यानी कि वो नियमित नहीं, निश्चित नहीं। दोनों केसों में बेटा एंगल बराबर नहीं होंगे। इस केस में एंगल बराबर होएगा, बट इस केस में एंगल बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि ये बेटा अनियमित परिवर्तन है, ये हमेशा नहीं होगा, ये कुछ ही स्पेशल केस में होगा जब हमारी सतह खुरदरी होगी, यानी सतह चिकनी नहीं होगी। तो बात समझ आ गई कि प्रकाश का परावर्तन कितने होते हैं, तो प्रकाश के दो परावर्तन होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो जिस भी एंगल से आएगी उसी एंगल से चला जाएगा। अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरण खुरदरी परत पर पड़ती है तो जब वो आती है तो छिटक जाती, कुछ इधर जा रही, कुछ इधर, कुछ इधर, काफी सारे रास्ते बदल जाते हैं, जिसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों जरा ध्यान से समझना, देखो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसकी जरा मेरी बातों को समझना। देखो जैसे मेरा एक होता है दर्पण, अगर मैं बात करूं, प्रकाश का परावर्तन सीख गए हो ना, अब आएगा हमारा दर्पण। ये दर्पण क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं, दर्पण एक ऐसी जो है सतह होती है, दर्पण जिसके एक तरफ क्या लगा होता है, कोई ना कोई, आप देखो अपने घर पे दर्पण जो होगा, दर्पण मतलब शीशा, आईना, तो आप उसको देखोगे तो एक तरफ प्लास्टिक लगा के देते हैं। ऐसा क्यों, कभी आपने सोचा, क्योंकि अगर बेटा वो प्लास्टिक ना लगा के दे तो आप अपना चेहरा देखोगे, आपको आगे की सारी चीज़ें दिखेगी, आपको अपना चेहरा दिखेगा ही नहीं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रिफ्लेक्टेड आपको बनाना है, अगर परावर्तन बनाना है, तो उसका एक तरफ आपको ढकना ही पड़ेगा। अगर दोनों तरफ सपाट है, पारदर्शी है, तो लाइट तो पूरी चली जाएगी ना, तो वो प्रकाश का परावर्तन नहीं बचा, वो अपवर्तन हो जाएगा जब माध्यम चेंज हो जाएगा। माध्यम चेंज नहीं होना चाहिए, इसीलिए एक तरफ क्या लगा देते हैं, चांदी की परत या जो भी परत आप लगाओ, बहरहाल उसे पारदर्शी नहीं कहते हैं। तो दर्पण क्या होता है, दर्पण एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके एक तरफ हमारी एल्युमिनियम की फॉइल यानी एल्युमिनियम की परत लगी हुई होती है, उसी को दर्पण बोलते हैं। अब जो दर्पण है वो दर्पण आपके दो प्रकार के होंगे। दर्पण कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। पहला दर्पण आएगा समतल दर्पण, पहला कौन सा आएगा, समतल दर्पण, और दूसरा दर्पण आएगा गोलीय दर्पण। दूसरा कौन सा आएगा दोस्त, गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है। समतल दर्पण का मतलब भैया जो आप अपने घर में सुबह सुबह अपना खूबसूरत चेहरा या दिन में 50 बार जो अपना चेहरा देखते हो उसको बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण की खास बात क्या है पता है तुमको, मान लेते हैं कि हम और जहां हमारा कैमरा चल रहा है, अगर मैं कैमरे को कह दूं कि मैं कैमरे पर जो हूं, मान लिया कि 2 मीटर की दूरी पर हूं, मानकर चलते हैं 2 मीटर की दूरी पर है, तो हमारा इमेज जो इसके पीछे हमें दिखेगा वो भी 2 मीटर पर दिखेगा। समझ नहीं आई बात। जैसे
जितनी दूरी पर, आप ऐसे समझ लीजिए समतल दर्पण क्या होता है। मान लेते हैं दोस्तों ये आपके सामने मैंने एक समतल दर्पण बना दिया, ठीक है, समतल दर्पण। अब इसके सामने मैंने 10 मीटर की दूरी पर 10 मीटर की दूरी पर एक मानव को खड़ा कर दिया है, एक मनुष्य को खड़ा कर दिया 10 मीटर दूरी पर। तो इसका इमेज कहाँ इसको दिखेगा, इसका इमेज जितनी दूरी पर वो खड़ा था ना 10 मीटर दूरी पर, तो 10 मीटर दूरी पर ही इसका प्रतिबिंब दिखेगा, इसका इमेज दिखेगा। कहने का मतलब क्या है, समतल दर्पण में जितनी दूरी पर हम खड़े होते हैं उतनी ही दूरी पर हमें इमेज बनता दिखाई पड़ता है। ये नहीं कि हम 10 सेंटीमीटर पर खड़े हैं और हमें इमेज 40 सेंटीमीटर दूरी दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। जितनी दूरी पर खड़े होंगे उतनी ही दूरी पर हमको क्या मिलेगा, हमारा इमेज देखने को मिलेगा। और प्रश्न पूछा जाता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, अगर फोकस क्या होता है बेटा अभी बताएंगे, अभी समतल पढ़ रहे हैं तो अभी आप इतना लिख लीजिए केवल कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, आवर्धन का मतलब मैग्निफिकेशन, आवर्धन, तो समतल फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत, इनफाइनाइट, इसकी कोई फोकस दूरी नहीं होती, अनंत, अपने आप एडजस्ट कर, कम तो कम, ज़्यादा तो ज़्यादा, अनंत होती है। आवर्धन +1 होता है, आवर्धन कितना होता है, +1। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, कई बार पेपर में बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से समतल दर्पण की कौन सी फोकस दूरी हो सकती है, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं या अनंत। तो आंसर क्या टिक करना है, अनंत टिक करना है। गोली दर्पण क्या होता है सर, गोली दर्पण एक स्फेयर होता है, एक क्या होता है बेटा, एक शीशा, एक जैसे गोला होता है ना वैसे। भाई अगर मैं एक गोला आपके सामने बना दूं, मैंने आपके सामने एक गोला बना दिया दोस्तों, ये गोला बना दिया मैंने आपके एक सामने। अब इस गोले को मैं क्या करूंगा, बीचों बीच से कट कर दूंगा। ये गोला मैंने बीचों बीच से मान लिया कट कर दिया, इस तरीके से मैंने कट कर दिया है, ठीक है ना। तो आप देखोगे इसके 2 भाग बनेंगे। अगर मैं इस भाग की बात करूं, मैं इसमें बीच में लाइन ड्रा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिख सके। जैसे मैंने इसके 2 भाग किए तो आपको जो इधर वाला भाग दिख रहा, अंदर को धसा हुआ भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का मतलब होता है अवतल दर्पण, इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और जो इस तरफ दोस्तों जो उभरा हुआ भाग दिखता है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अब उत्तल का मतलब क्या, उथला हुआ भाग, उभरा हुआ भाग। तो उत्तल का दर्पण ऐसा दर्पण जिसमें दर्पण में उभरा हुआ भाग होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का मतलब ऐसा गोलीय दर्पण का ऐसा भाग, गोलीय दर्पण का ऐसा भाग जिसमें जो आपकी परत लगी होती है वो उभरे हुए भाग पर लगी होगी, पीछे उभरे हुए भाग पर लगी होगी, इसी को बोलते हैं अवतल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होंगे सर, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के हो जाएंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और बेसिकली आपसे कोई पूछे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण 2 प्रकार के हो जाएंगे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण हो जाएंगे। क्या इतनी बात आपकी समझ में आई है, इतनी बात आपकी समझ में आई हो तो अब चैप्टर जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। ये चैप्टर बिल्कुल अभी तक मैं आपको बेसिक बता रहा था और ओवरऑल इतना आपको तो भी सीखना ही होगा। अगर इतना आप सीख गए हैं तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है अब। कैसे, क्योंकि जो दर्पण है इस दर्पण में कुछ खास चीज़ें होती हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक नाम होता है। जैसे आप अपने घर में हो तो आपको अपने घर में छोटू मोटू कुछ भी बुला लिया जाता होगा, लेकिन विद्यालय में आपका एक स्पेशल नाम है। तो उसी प्रकार से उत्तल और अवतल दर्पण में गोलीय दर्पण के जो दोनों भाग होते हैं उनके कुछ बिंदु होते हैं, फोकस कहाँ होता है, मुख्य अक्ष कहाँ होता है और ये वक्रता केंद्र कहाँ होता है, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए मैं आपके सामने एक अवतल दर्पण बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये मैंने आपके सामने एक अवतल दर्पण बना दिया और इस अवतल दर्पण के उभरे हुए भाग पर मैंने क्या लगा दिया, पॉलिश कर दी है ना भैया, पॉलिश करा दिया ताकि ये दोनों तरफ ना दिख पाए, ठीक है।
क्लियर बात हो गई है। अब अगर मैं इसके बीचों बीच से एक लाइन खींच दूं, ऐसे में बीचों बीच से एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूं, ये स्ट्रेट लाइन मैंने खींच दिया है, तो ये जो सीधी लाइन आपको दिख रही ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं बेटा मुख्य अक्ष। ये क्या होता है? मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ये क्या होएगा? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष बोलेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर बात है। और जहां मुख्य अक्ष दर्पण को कट करेगा तो इस बिंदु को बोलते हैं पोल, हिंदी में बोलते हैं इसको ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। जहां पर मुख्य अक्ष दर्पण को काटेगा तो उसको बोलेंगे ध्रुव। ठीक है भैया, बात क्लियर हो गई सर, आपकी इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये बताओ, क्या ये गोली दर्पण का भाग नहीं है? आपको भी सर बिल्कुल, अभी आपने बताया है, बिल्कुल गोली दर्पण का भाग है ना, झूठ न बोलना। हाँ, ये गोली दर्पण का भाग है। अब बताओ भैया, अगर मैं आपके सामने कोई गोला बना दूं तो गोला बनना कब पॉसिबल है? जब इसके बीचों बीच में केंद्र होगा और केंद्र से परिधि तक की दूरी हमेशा बराबर होगी। यानी इसके बीचों बीच में क्या होगा? केंद्र होगा। तो ये जो गोली दर्पण का भाग है, अगर मैं इसको हटा दूं, ये मैंने हटा दिया, और इस डिस्टेंस को मैं लिख दूं, तो ये डिस्टेंस होती है वक्रता केंद्र। इस बिंदु को बोलेंगे वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि यहाँ कहीं इसका एक बिंदु होगा सी, जिसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र। हिंदी में क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। ठीक है ना? ठीक है। अब वक्रता केंद्र और यहाँ इस बेटा बिंदु को पी नाम दे दो, और होता है पी नाम दे दो। अब सी और पी के ठीक बीच में, इसके बिल्कुल बीच में आपको एक बिंदु दिखेगा, आपको मजा है? नहीं सर, एफ का मतलब होता है फोकस। एफ का मतलब क्या होता है? फोकस होता है। यानी कि प्रश्न क्या बना यहाँ से? प्रश्न ये बना कि फोकस दूरी, फोकस जो होगा वो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बिल्कुल बीचों बीच में होगा। कहने का मतलब यहाँ मैं आपसे कहूँ तो सी एफ बराबर के एफ पी होगा। सी एफ बराबर क्या होगा? एफ पी। यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर, सी एफ बराबर पी एफ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एफ होता है ना, ये ऑलवेज, हमेशा बेटा सी और पी के बीच में ही होता है। वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच में हमेशा क्या होगा? पोल, फोकस होगा। इसीलिए फोकस दूरी जब निकालेंगे तो त्रिज्या का आधा कर देंगे, क्योंकि वक्रता केंद्र से लेकर इस ध्रुव तक की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। यानी कि अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले लूं तो इसको क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ये हो जाएगी वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एफ से लेकर पी तक की दूरी में पूछूंगा तो इसको बोलते हैं फोकस दूरी। ये क्या होता है दोस्तों? फोकस दूरी होता है। तो फोकस दूरी का अगर 2 गुना करेंगे तो वक्रता त्रिज्या आ जाएगा, वक्रता त्रिज्या का आधा करेंगे तो फोकस दूरी आ जाएगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? आप एक बार बताएं। जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई हैं? बोलो ज़रा, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई हैं? ठीक है। अब ज़रा दोस्तों ध्यान से समझना। अब इसके हमें नियम सीखने हैं, चित्र कैसे क्या बनेगा, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हैं तो ज़रा ध्यान से समझिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हैं कि मैं कह दूँ यार तुमको ना इस एक मार्कर से आपको वी बनाना है, बताओ बना पाओगे? वैन वाला वी एक मार्कर से क्या पॉसिबल है? आप कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक मार्कर को तोड़ भी नहीं सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग।
तो हम क्या करेंगे, हम 2 मार्क कर देंगे और आप ऐसे वी बना दोगे। यही ना कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि किसी भी प्रतिबिंब का अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मुझे अपना प्रतिबिंब बनाना है, तो कम से कम हमें 2 किरणों की आवश्यकता होगी। अगर प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम, भाई प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी किरणें होनी चाहिए, कम से कम 2 किरणें होनी चाहिए। एक किरण से कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल क्या कहता है कि अगर किरणें, यदि किरणें वास्तविक में मिल रही हैं, वास्तव में मिलेंगी, यदि किरणें वास्तव में मिले तो जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अगर हमारी किरणें वास्तव में ना मिले, हमें जबरन उन्हें मिलाना पड़े, जो कि दर्पण के पीछे पॉसिबल हो पाएगा। जब वास्तव में ना मिले, ज़बरदस्ती मिलाएं, तो उसको बोलते हैं आभासी। आभासी का मतलब केवल आभास हो जाएगा और वो आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। कहने का मतलब दोस्तों केवल इतना सा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो आपको मिनिमम कितनी किरणें भेजनी पड़ेंगी? 2 किरणें। वो 2 किरणें जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन होने के बाद, जब वो एक दूसरे को कट करेंगी जिस बिंदु पर, उस बिंदु पर इमेज बन जाएगा। ठीक है। और अगर असल में मीट कर रही हैं, वास्तव में कट रही हैं, तो वास्तविक बनेगा, और वास्तव में नहीं कट रही हैं तो आभासी बन जाएगा। बात इतनी क्लियर, क्या समझ में आ गई आपको? तो अब इसके कुछ केस होंगे जिन केसों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कुछ जानकारी जो है ज़रूरी वो पता होनी चाहिए। कौन कौन से जानकारी हैं तो उसके विषय में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक अवतल दर्पण बना दिया, ठीक है ना, एक अवतल दर्पण मैंने आपके सामने बना दिया, जिसके मैंने यहाँ पर एक तरफ पॉलिश लगा दिया है, और ये मैंने आपसे कह दिया कि प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर बीचों बीच में होता फोकस, यहाँ पर होता है सी, ठीक, यहाँ क्या होता है? पी होता है। तो जब कोई भी प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो जैसे ही मिरर पे टकराएगी तो फोकस से होती हुई चली जाएगी। यानी कहाँ से जाएगी? फोकस से। ये केस कब है? जब समांतर आएगी, जब मुख्य अक्ष, ये क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है भाई, यही तो मुख्य अक्ष है ना। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, पैरेलल आएगी, तो जैसे टकराएगी फोकस से चली जाएगी। ये आ रही है तो इसको कौन सी किरण बोलेंगे? आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। ये जा रही है तो इसको कौन सी बोलेंगे? परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण हो जाएगी? परावर्तित किरण। पहला केस ये समझ लेना है आपको। दूसरा केस दोस्तों क्या समझेंगे, जरा ध्यान से समझिए। मैंने आपके सामने एक अवतल दर्पण फिर से बना दिया है, ठीक है ना, और हमने कहा कि ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर हो गया P, यहाँ पर हो गया F और यहाँ पर हो गया C। अब इसका जस्ट रिवर्स केस है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो मिरर से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से वापस चली जाएगी। इसका अपोजिट क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से आएगी, कहाँ से आएगी? फोकस से आएगी। आ रही है तो आने वाली को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो आ रही है उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और जैसे ही टकराएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, इसके समानांतर हो जाएगी, और इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। कौन सी किरण बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है ना। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। एक आपको पता होना चाहिए, पहला, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से जाएगी, इसका जस्ट रिवर्स करो, अगर फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तीसरा केस अगर मैं इसका ले लूँ, तीसरा केस, थर्ड केस, कि थर्ड केस क्या करना है आपको, तो मैंने कहा ये इसका मुख्य अक्ष है,
ठीक है ना भैया। ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पर एफ होगा, यहाँ पर सी होगा, एफ होगा, सी होगा सर, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर क्या होगा, इसका पी होगा, पोल होगा, यहाँ पर पी हो जाएगा। तो जब कोई प्रकाश की किरण सीधे पोल पे आके पड़ेगी, किस पे पड़ेगी भैया, सीधा ध्रुव पे, तो जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से वापस चली जाएगी। यानी ये आ रही है तो इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। कौन सी किरण बोलेंगे, आपतित किरण। और ये जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। कौन सी किरण होगी ये, परावर्तित किरण। और जिस भी एंगल से आएगी, यानी यहाँ एंगल आई और ये एंगल आर बराबर होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो होता एक और नियम है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाएगी, उसको भी लगे हाथ। आप देख ही लो, अगर मैं कह दूं कि ये आपका एक दर्पण हो गया, ठीक है ना, ये दर्पण हो गया, इस दर्पण को मैंने ये कहा मुख्य अक्ष हो गया, तो ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सी। अब इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करना पड़ेगा, दर्पण को थोड़ा सा आपको बड़ा करना पड़ेगा इस इमेज को समझने के लिए, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा कि जो भी प्रकाश की किरण कहाँ से आएगी, वक्रता केंद्र से, ये वक्रता केंद्र से आई और ये वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही ऊपर होंगी। ये आपतित किरण हो गया और ये कौन सी किरण हो गया, परावर्तित किरण। क्या बात समझ आ गई। अब आपके एग्जाम में रे डायग्राम खींचने को आता है, चित्र बनाने को आता है। यूपी बोर्ड में आपने कई सारे प्रश्न देखे होंगे चित्र बनाने वाले। तो अगर आपको चित्र बनाना है तो इनमें से किसी भी दो नियम को आपको लगाना पड़ेगा। इफ़ यू हैव अ मेक अ इमेज, यदि आपको इमेज बनाना है तो आपको कोई दो नियम लगा देना, चाहे ये लगा देना, ये लगा देना, ये या ये, कोई भी दो लगा देना। चारों नियम में से आपका इमेज बन जाएगा। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई है। तो दोस्तों ये थी हमारी फिजिक्स की पहले चैप्टर कक्षा 10 की पहली क्लास। इससे ऐसे ही 7-8 क्लास में चैप्टर मैं आपको ख़त्म करूंगा, बिल्कुल जड़ से इसको ख़त्म कर दूंगा और आप इतने सक्षम हो जाओगे कि आपसे ना थ्योरी का एक भी प्रश्न छूटेगा और ना ही न्यूमेरिकल का एक भी प्रश्न छूटेगा। तो आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।